हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आवाज़ आ रही है? एवरीबॉडी कैन हियर मी? आ रही है भाई। ठीक है। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्या कुछ रिवाइज कर रहे हो आप लोग? ऑप्शनल चल रहा है सर अभी तो। पेपर 1 और GS 1 ज्योग्राफी। ओके। एथिक्स पे और ऐसे पे खास ध्यान देना भाई। जो इस साल मेंस लिख रहे हैं, ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, यही डिसाइड करेगा कि इंटरव्यू दे पाओगे और क्या रैंक ले पाओगे। GS 1, 2, 3 तो नॉर्मल रहेगा सबका, लेकिन ये तीन चीज़ जो मैंने बताई वही डिसाइड करते हैं आप इन हो या आउट हो, रैंक आपकी क्या है। GS 1, 2, 3 की परफॉर्मेंस आपकी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो आपको अंडर 10 और अंडर 50 जरूर ला सकती है, लेकिन अगर रैंक लेनी है तो एथिक्स, एसे और ऑप्शनल, ये तीन चीज़ तो मैंडेटरी हैं ही। इनके बिना रैंक नहीं आ पाएगी। तो आज के आंसर सब लोगों ने लिखे, कोशिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर से एक कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि वही लिख रहे हैं जो हमें पता है, कि हमने देखा कि कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि मार्क्स की बात है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात है, और डिग्रेडेशन ऑफ वर्क दिख रहा है तो एलिनेशन को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट कैरेक्टराइजेस डिग्रेडेशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू मार्क्स इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी? जो वर्क का डिग्रेडेशन हो रहा था सोसाइटी में, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए उसने, उसके बारे में हमें मेजरली बात करनी थी। तो वो एलिनेशन जो है वो एक उसका एक पार्ट है, एक कॉज है, बट नॉट दी ओनली रीजन। तो इस तरीके से हमें अपना आंसर आगे बढ़ाना था। कबीर बताएंगे, उन्होंने इवैल्यूएशन करा तो क्या कुछ उन्हें दिखा इसमें। हेलो। हाँ कबीर, आ रही है आवाज़। तो आज मतलब मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स मुझे जो अभी नज़र आए वो मैं पहले बताऊंगा। ठीक है। अ, जिन्होंने भी पूरे जो आंसर्स लिखे हैं सब लोगों ने, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, पर लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। सेकंड जो थिंग है कि आप जो लिख रहे हैं आप समझ गए हैं, लेकिन आप जिस मतलब लेमैन लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है उसी लैंग्वेज में आप आंसर भी लिख रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल टर्म्स को यूज़ करना चाहिए और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसमें दिखना चाहिए। ठीक है। सेकंड और सेकंड जो थिंग है कि जब भी अभी मोहित सर ने भी बताया कि मतलब 99% जो आंसर्स है सारे के सारे हेविली फोकस्ड है एक बस एलियनेशन पे। देखो इसमें एलियनेशन जो है वो कोर पार्ट था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैरेक्टराइजेस डिग्रेडेशन ऑफ वर्क ऐसा पूछा है, तो वर्क का जो भी डिग्रेडेशन हुआ है तो हम वो ऐसा कनेक्ट करना चाहिए। अगर हमने मार्क्स अच्छे से मतलब देखा है तो उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी उसने बताए थे कि 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन थे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में भी हमने देखा कि किस तरह से वो इवॉल्व हुआ है डायलेक्टिक की तरह से, जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। तो उस समय जो फेज थी यानी कि फर्स्ट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था, और जो बाद में कंक्लूजन उनके हिसाब से जो है कि कम्युनिज्म में जो कुछ भी होने वाला है, तो उसमें किस तरह से वर्क को वो फिर से रीएम्फसाइज करते हैं या फिर वर्क को कैसे दिखते हैं। ठीक है। अगर ये इसको हम एक टॉर्च की तरह लेते तो हमें समझ में आता कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में एग्जैक्टली क्या कैरेक्टराइज करता है कि यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है। सो एलियनेशन हो रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ वर्क में सबसे मेन जो चीज यहाँ पे हो रही है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी पढ़ा था, कि जो भी यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें जो कंट्रोल है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के यहाँ पे हेविली शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। उसकी वजह से जो रिलेशन चेंज हो रही है उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है और वो लेजिटिमेट हो गया है कैपिटलिज्म में। ठीक है। तो जो वर्क था, इस सारी चीजों की वजह से एलियनेशन हमको दिखने को मिलता है सोसाइटी में। और इन सारी चीजों को हम सिलेबस के जो बाकी टॉपिक्स है जितने भी उसमें
अभी ये मैं पूरा बता नहीं सकता यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक्सरसाइज करें कि सिलेबस में किसी बाकी जो टॉपिक्स दिए हैं, कुछ भी जनरल टॉपिक है, रिलीजन, पॉलिटी, सोसाइटी, कुछ भी दिया हुआ है उसमें, उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करना यानी कि अगर आपको पता है कि मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि पर्सपेक्टिव क्लियर है कि कार्ल मार्क्स का एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट की तरह से देखता है सारी चीजों को, और उस अगर वो पर्सपेक्टिव को आप अप्लाई कर सकते हो बाकी भी टॉपिक्स पे, तो आपको डायमेंशन जो है वो आपको जनरेट होने लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा सा खुद का एक्सरसाइज करो, क्योंकि रेडीमेड अगर पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाए तो शायद ये एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, और बाकी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो हमको ये कनेक्ट करके लाना था कि मैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ और प्रोडक्शन यहाँ में। पे एक और चीज़ मैं ऐड ठीक है, करना ठीक चाहूँ है। हाँ, कि ठीक है। हम किसी ने भी जो उसका टर्म था कमोडिटी फेटिशिज्म, वो यूज़ नहीं किया। जो मैंने जितने भी आंसर को देखा, तो वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बनता था यूज़ करना कि किस तरीके से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा बड़ा बन गया है। हम केवल मेटरलिज्म या फिर मेटरलिस्टिक व्यू से चीज़ों को देख रहे थे उस टाइम पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर के बाहर निकल गया है, उसको कंट्रोल में नहीं है वो। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मार्क्स ने बताया कि प्रोड्यूसर को भी मार्केट में जाके अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप, एक और कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क। मशीन के आने से, रोबोट्स के आने से, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आज देख रहे हैं, वो मार्क्स ने उस टाइम सोसाइटी पे रियलाइज़ किया कि क्या किस तरीके से जो ऑटोमेशन हो रहा था, उससे जो लेबर का था डिग्रेडेशन हो रहा था, क्योंकि डिह्यूमनाइजेशन हो गया था वर्क का। इसलिए वहाँ पे वो एलिनेटेड फील कर रहा था, और एक फॉल्स कॉन्शियसनेस परपेचुएट हो रही थी कि जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो उनके लिए ही काम कर रही है। जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको, उनसे फ़ायदा हो रहा है वर्किंग क्लास को भी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये आप यहाँ यूज़ कर सकते थे। कल वाले क्वेश्चन से रिलेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मानूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रिलेट करने की वाली चीज़ें नहीं बतानी थी, लेकिन फिर भी एलिनेशन से थोड़ा बाहर निकलना था। इवेल्युएटर क्या चाहता है, आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अपने आंसर में दिखाएं, कि आपने सिर्फ जो किताब में पढ़ा है आप एक चीज़ के अराउंड ना घूमें, आप उसको अलग तरीके से समझते हैं और आपने देखा है। साथ ही में यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं पूछा था, लेकिन हम क्रिटिसिज्म ऐड कर देते हैं क्योंकि हम पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं देना चाहिए जब ना पूछा हो तो। एक दो लाइन में या फिर एक दो थिंकर का नाम, स्कॉलर का नाम बता के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब क्रिटिकली एग्जामिन पूछा जाए तब हम फ्रीली उसको बता सकते हैं, लेकिन जब नहीं पूछा जाए और हम लिख दें, तो कई बार कुछ इवेल्युएटर्स उसको इस तरीके से देख लेते हैं कि आपको जो कोर कंसेप्ट है, डिमांड है क्वेश्चन की, वो तो आपको पता नहीं है। आप पेज भरने के लिए बाकी आपने 3-4 क्रिटिसिज्म ऐसे ही डाल दिए। तो इसका आप ध्यान रखिए। कबीर। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। अभी आप जो कॉपीज चेक हुई उसमें आप देख सकते हैं कि एडिक्वेट इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे नहीं दिया गया है, ऐसा हमें लगा है वहाँ पे मेंशन किया गया है। और सेकंड थिंग ये भी थी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का अगर पार्ट देखें तो मैंने कुछ आंसर में यही दिखा है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली दो डिविजन्स में सोसाइटी डिवाइड है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन फेज जो रहता है कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, ठीक है, जब वो होगा और जब लास्ट में एक रिवॉल्यूशन होगा, तब की वो पोजीशन है कि क्लास पोलराइजेशन दिखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मार्क्स ने जो एक थर्ड भी दिया था कि पिटी बोर्जोइज भी वहां पे रहते हैं, तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसा नहीं है कि बस ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे दो ही मतलब यहाँ पे डिविजन हमको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी अगर रखेंगे तो मतलब वेटेज जो है वो वहाँ पे आ जाता है आंसर को। और एक मैं चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो भी मोहित सर ने बताया और आप जो लोगों ने भी जो लिखा है कि एलियनेशन, वॉर, कैपिटलिज्म को हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमको बेसिक्स ये नहीं भूलना है कि मार्क्स ने जब ये स्टार्ट किया था देना, तो उसका उनका जो पहला स्टेटमेंट था या कि पहला अजम्पशन था, वो था कि फर्स्ट एक्ट जो रहता है, ठीक है, फर्स्ट कम इज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, ठीक है। सो फर्स्ट ह्यूमन एक्ट कुछ भी है तो प्रोडक्शन है। सो हम खुद कर सकते हैं, हमारे दिमाग में जो आ रहा है या फिर हम खुद के पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं वहां पे। और ग्रेजुअली एक फेज ऐसी आ रही है जहाँ पे खुद के प्रोडक्ट्स हम खुद भी मतलब यूज नहीं कर सकते और मार्केट से खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये जो लिंकेज है
वही मुझे लगता है कि यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, बस आपको ये अच्छी तरह से लिखना था, ठीक है। और मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि इसी डिस्कशन में अगर जिनके आंसर चेक हुए इनको कोई इश्यू होगा तो मोहित सर से या मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। किसी को भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या जो भी आंसर्स इवैल्यूएट हुए हैं आपके, वो, क्योंकि ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके साथ, ये आपको कोई नहीं करता है। मतलब ये बहुत ही, जो हमें अपने टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली थी, हम वो सोच रहे हैं कि वो आपको प्रोवाइड करें। तो प्लीज़ ओपन अप एंड आस्क, कुछ भी आपके मन में डाउट हो या फिर अभी कुछ हमने जो डिस्कशन किया है उससे आपके मन में कोई और पॉइंट आ रहा हो इस आंसर में, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है, डिस्कस करोगे तो दिमाग खुलेगा, डिस्कशन नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, पीयर ग्रुप में आंसर नहीं लिखोगे, तो दिमाग नहीं खुलेगा और कंसेप्ट दबते रह जाएंगे। मोहित, मैं एक चीज यहाँ पे और एक ऐड करूंगा, ठीक है। हमने अभी क्रिटिसिज्म की बात की कि क्रिटिसिज्म वगैरह बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम मार्क्स को डिफेंस नहीं मतलब कर पाते अच्छी तरह से। तो मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखो, जो टाइम्स मैगजीन आता है उन्होंने भी बताया था कि थिंकर्स ऑफ मिलेनियम थे ये। और सेकंड थिंग आपको ये हमेशा याद रखनी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो, अभी जब जब कैपिटलिज्म कोई भी क्राइसिस फेस करता है तो हेवीली भाई मार्क्स को रिमेम्बर किया जाता है, ठीक है। तो इतना हाईली उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हमको अब ये भी अगर लिख सकते हैं कंक्लूजन में, मतलब ये ब्लाइंडली आपको नहीं लिखना है, कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी तरीके से, अगर ऐड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, सिंपल एक रेलेवेंस लिख सकते हो आप, अगर आपको कुछ और पॉइंट ध्यान नहीं आता कि कोई करंट एग्जांपल को जोड़ो और उसके रेलेवेंस को बता दो कि डिग्रेडेशन ऑफ वर्क कहाँ हो रहा है। अब मैं पूछूंगा ये तो आपके एग्जांपल अपने मन में खुद आएगा, अपने आसपास देखिए ना, कहाँ हो रहा है डिग्रेडेशन ऑफ वर्क। अब मैं बात करूँ वर्क फ्रॉम होम की, तो क्या आपको ये समझ में आता है कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया, तो जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं लेबर के, वो या फिर जो वर्कर के, वो बढ़ गया है। 8 घंटे की जॉब कहने के लिए है, लेकिन उसको लैपटॉप के सामने 12-12, 14-14 घंटे देखने को बैठता है वो। तो ये क्या है? यहाँ पे आप क्या कार्ल मार्क्स को देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात, और इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं इसको कि डिग्रेडेशन ऑफ वर्क इज visible in the form of work from home culture which has increased the working hours but the pay wages remains the same. इसमें किसी को डाउट? सर मुझे डाउट है। कौन बोल रहे हैं? सार्थक बोल रहे हैं? सर मैं शशांक हूँ। और मुझे भी क्वेश्चन। हाँ शशांक बोलो। सर मेरा माइंड ओपन नहीं हो पा रहा है आंसर्स के लिए, तो डायमेंशंस में लगा नहीं पा रहा ज़्यादा। शशांक बोलो। सर मेरा माइंड ओपन माइंडेड आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, दिक्कत आ रही है। अभी आप क्या कर रहे हो? मतलब जब क्वेश्चन आपके सामने तभी आप लिखने बैठ जाते हो या फिर? सर मैं लिखने बैठ जाता हूँ डायरेक्ट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अभी आप 15-20 मिनट ले सकते हैं। कोई भी आंसर को अभी एकदम से लिखना चालू ना करें, पहले इसको समझें क्या पूछ रहा है, उसको डिसाइफर करें, एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाएं अपने रफ पेज में।
कि मुझे इतना पता है, जी सर। मैं इस क्वेश्चन से ये समझा हूँ और मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करूँगा। मतलब जो हमने बात करी थी कि पूरा मार्क्स जो मैंने समझा है, जो पढ़ा है, वो सब निचोड़ दूंगा मैं इसमें। और उसके जितने भी मेरे को एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आगे पीछे, जो जो भी मेरे को सोसाइटी में समझ में आ रहा है, वो सब कुछ सही से करूँगा मैं। तो ये आपका मोटिव रहना चाहिए। और 15 से 20 मिनट लें आप। बेशक आप मेंस लिख रहे हैं इस बार, कोई बात नहीं, 3 महीने पड़े हैं अभी पूरे। अगर अभी अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो वहाँ भी ये चीज़ सेम करते रहोगे आप। अभी तो टाइम है, आप टाइम दो खुद को और दिमाग खोलना सीखो आंसर के साथ, ठीक है? सर मेरी मेंटालिटी ऐसी बन रही है कि मैं कोई क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेट करता हूँ, सिर्फ वही लिखता हूँ, इसमें दिक्कत आती है। अच्छा, तो ये थोड़ा आप काम करो इस पे। हम अब यही है कि मेंटरशिप लेके आते हैं, फिर 1 to 1 गाइडेंस थोड़ा, जिसमें आपको हेल्प हो पाए डायरेक्टली, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ हमसे। तो हमने यही चीज़ सोची है। जैसा कि जो हमने कल पोल कंडक्ट किया था, उसमें यही देखने को मिला कि ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो 24 का ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज चाहते हैं, और बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सोशियोलॉजी का कोर्स चाहते हैं। तो उस पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी मतलब डिवोटेड है अपने काम के थ्रू। तो हमें उसमें कुछ ना कुछ टाइम निकाल के तो ये सोचना पड़ेगा कि हम पूरा एक सोशियोलॉजी का कोर्स आपके लिए किस तरीके से ला पाएंगे। तो वो हमें डिवाइस करने में जो टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते का। लेकिन उसी दौरान हम 2023 के लिए और 2024 के लिए ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, और 2023 के लिए जो मेंस का प्रिपरेशन है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज ला सकते हैं, जिसमें आप टेस्ट लिख के आप हमसे 1 to 1 मेंटोरशिप ले सकते हैं, जिसमें आप आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाए और क्या उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए वो हम कर सकते हैं। बाकी जो ये ग्रुप पे चल रहा है 1 to 1 हम डिस्कशन कर रहे हैं डेली, ये इट विल रन एज इट इज, ठीक है? हेलो। तो हाँ बोलो कोई। हाँ, एक सेकंड कबीर, तू कंटिन्यू। हेलो। कबीर प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं भाई, मैं शशांक को भाई यही बोलूंगा कि थोड़ा सा प्रेशर मत लो अभी, ठीक है? जो मोहित ने बोला वही हम देखेंगे क्या हो सकता है। और मैंने माइक इसलिए ऑन किया मोहित ऑलरेडी कि कोई एक्चुअली बोल रहा था, मैं आवाज सुन पा रहा था। तो कौन जो बोल, कोई डाउट है कुछ से तो पूछो आप, ठीक है? ओके सर। ये सब मैं स्पीक। हाँ समीक्षा बोलो। मोहित भैया, एक्चुअली ये जो रिमार्क्स लिखे हैं उसमें इम्प्रूव में एक पॉइंट लिखा हुआ है, चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म, और उसको लिंक करना था डिग्रेडेशन ऑफ वर्क से विद एग्जांपल्स। तो मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है एक्चुअली। कौन से वाला जो इवेल्युएटेड कॉपी में है? हाँ जी। वो कबीर बताएंगे। आप ठीक है, आपका नाम क्या है? एक बार मुझे ओपन करना दो कॉपी। समीक्षा तिवारी। हाँ ठीक है, पूछिए आपका क्या डाउट था। तो जो वो रिमार्क का थर्ड पॉइंट है ना, इम्प्रूवमेंट वाला, उसमें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जो लिंक करना था वो वाला नहीं समझ आया मुझे। उसको हाँ कैसे ठीक है। लिखना था और लिंक करना था। ठीक है, अभी क्या है ना कि डिग्रेडेशन जो हुआ है वर्क का हुआ है, ठीक है? सो वर्क का डिग्रेडेशन का जो एक कॉज उसमें ये भी देखा जाता है कि जो रिलेशनशिप जो थी प्रोडक्शन की, वो पूरी चेंज हो चुकी थी अकॉर्डिंगली मार्क्स, ठीक है? आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन, मैंने अभी भी बताया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म तो आपने पढ़ा होगा, यस सर। ठीक है? तो उसमें आपने ये देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या हो रहा है और नए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बन के आ रहे हैं, ठीक है? सो वो जो बन रहे हैं ना, तो वो डिग्रेडेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका था, ऐसा नहीं कि वो कैपिटलिज्म में हो गया है, ठीक है? सो चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे, उसको आप लिंक कर सकते हो कि उसी वजह से कैपिटलिज्म की कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि क्लियरली कैरेक्टराइज कर देती है कि वर्क को हमने डिग्रेड कर दिया है,
ठीक है। सो उसको आपको बस एक लिंक करना था, और ये लिंक करते समय जिस तरह से अभी मोहित सर ने भी बताया कि वर्क फ्रॉम होम का एग्जाम्पल था, वैसे अगर कुछ आप करंट का एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो आपके मार्क्स, आपके नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है। ओके सर। सर एंड हाउ शुड आई वर्क ऑन माय प्रेजेंटेशन, लाइक मतलब पिछले में भी यही इशू आ रहा था, इसमें भी यही इशू है कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन जो है उसको ब्रेक कर देना है कि क्या पूछा है। ठीक है। और थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी अच्छी हो जाए कि इंट्रोडक्शन जो कोर बॉडी रहती है उसमें जो पार्ट डिवाइड करेंगे हम, और क्रिटिसिज्म अगर नेसेसरी है तो, और कंक्लूजन, वो थोड़ा सा बैलेंस्ड अगर क्लियरली दिख जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से मतलब ज्यादा तो स्ट्रक्चर में हम काम करेंगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिख जाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई हेलो डाउट? सार्थक? सर। सर एज अ बिगनर आंसर राइटिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मैंने अभी लिखने के लिए स्टार्ट किया है, तो एज अ बिगनर में क्या चीजें आंसर लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, या फर्स्ट वर्ड हमें आंसर रीड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में रखना चाहिए? अभी आपका क्या स्टेज है? मैंने कोचिंग के लिए सोशियोलॉजी के जब क्लास नोट कंप्लीट है, मैं उससे रिवाइज कर रहा हूँ सेकंड टाइम। जब मतलब लास्ट ईयर किया था कोचिंग, तब रिवाइज किया, सेकंड ईयर अब उठाया एग्जाम के बाद। तो अभी आप यही करो कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो और PYQs लिखते रहो। जो यहाँ पे हम डेली कर रहे हैं, ऐसे PYQ लिखते रहो, इम्प्रूव करते रहो। और अगर आपको पूरा एक मेंटोरशिप लेनी है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्या है, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहोगे। जब आप डेली 4 आंसर 2 आंसर लिखोगे और एक वीक में आप 10 से 15 आंसर लिखोगे और PYQs लिखोगे, तो वो अपने आप बेटर होता जाएगा चीज़ें। और लिखने से ही बात बनती है। ये मेंस की जो तैयारी है, इसमें आप पढ़ कितना ही लो, आप सब कुछ पढ़ लो इधर उधर का, दुनिया जहान का, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं और उसको इम्प्रूव नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंट नहीं है पढ़ने का। क्योंकि कोई बताने वाला होना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, और क्या उसको इम्प्रूव करके पॉइंट क्या ऐड करके हम उसको अलाइन कर सकते हैं कि हम एक डिसेंट स्कोर कर पाए। जो अभी मैंने देखा कि इस वाले मेंस में भी कुछ सोशियोलॉजी के ऐसे मेंटोर टीचर जिनके पिछले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मतलब 290 300, लेकिन उनके भी इस अटेम्प्ट में 225 230 तक रह गए। उसका रीज़न जब उनसे बात करी तो मैंने यही समझा कि जो नॉलेज का इतना ओवर पावर हो गया, या तो कि वो बहुत कुछ लिखने लग गए। एक सिंप्लिसिटी भी नहीं खोनी है अपने आंसर्स में, और एक ऐसा भी नहीं दिखाना है कि हमें बहुत कुछ आता है। इतना करना है कि केवल क्वेश्चन की डिमांड को समझ के उसको डिसाइफर कर दें और डिसेंट वे में हम रिप्रेजेंट कराएं अपने थॉट्स को। तो जो जितना सिंप्लिसिटी रहोगे उतने ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, ये मेरा मानना है। समझ में आ गया, थैंक यू। हेलो। ठीक है सार्थक। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी मोहित? हाँ, कबीर आ रही है। हाँ। सार्थक के बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने उनकी कॉपी आज लिखी है। ठीक है। तो उनका जो इशू है, मैं कहना चाहूंगा कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि और सभी के बारे में इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपको मालूम बहुत सारी चीजें है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट अच्छा है। और जो कमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखो क्या होता है ना कि बेसिकली जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन को दिया हुआ है या फिर बहुत ही स्टैंडर्डाइज आंसर करके छोड़ दिया होता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस खुद का ऐसा है कि थोड़ा सा जब तक हम उसको क्लियर नहीं करते, स्ट्रक्चर कंटेंट रिलेवेंट नहीं लाते, तब तक जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो हमको नहीं आ सकते। मैं इसमें आपको मार्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इनको 4-5 मार्क्स अभी भी मिल सकते हैं इसमें। लेकिन मोहित और हम यही चाहते हैं कि आप प्रॉपर जो मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिले, और आप एक्स्ट्रा 0.51 मार्क उसमें कैसे आ सकता है, इस तरह से हम कमेंट दे रहे हैं और इसको देख रहे हैं। ठीक है। सो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है किसी को कि गलत हो रहा है या फिर आप डायमेंशंस नहीं लेके आ रहे हैं, एग्जाम्पल में प्रॉपर कंटेक्स्ट नहीं आ रहा है। ये सब हम थोड़ा सा आपको हायर लेवल पुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है। और ये होता है इसीलिए हम बता रहे हैं, अगर ये करना है तो आपको डेली लिखना होगा और प्रॉपर आपको मेंटर इसके लिए चाहिए, और आंसर राइटिंग करते रहिए। हमें भी जब हम इस तरीके से आंसर लिखते थे ना,
और इंस्टीट्यूट में चेक कराते थे, बड़े-बड़े काफ़ी नाम है जिन इंस्टीट्यूट्स का, तो वो नॉर्मल आंसर्स में हमें 160, 170 टोटल दे देते थे और हम खुश हो जाते थे कि हाँ, भई हमने तो सोशियोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब असली में पेपर लिखते थे, तो मार्क्स बहुत कम आते थे। तो हम समझ नहीं आता था हमें कि हो क्या रहा है ये। कोचिंग वाले तो हमें बहुत ना अच्छे-अच्छे नंबर दे रहे हैं। हम यही क्वेश्चंस का यही जो आप आंसर्स लिख रहे हैं आज, यही लिख के आ रहे थे और फिर भी हमें नंबर नहीं मिल रहे थे असली पेपर में। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही नहीं था। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम लिख क्या रहे हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये आपको इम्प्रूव करना है हमारे साथ। तो हम इस पे प्लान कर रहे हैं 2023 के लिए और 4 के लिए सबसे पहले कि आप आंसर राइटिंग लिखें, कंसेप्ट को साथ में क्लियर करते-करते। अभी आज आपको कोई और डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें जो मेन डिग्रेडेशन ऑफ वर्क है, उसमें जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें चारों सब कल्चर आ जाते हैं, मतलब वो मेजॉरिटी इंक्लूड कर देता है, एक्सेप्ट कि मतलब वर्किंग आवर हुआ या फिर जो वेजेस कम है, ये 3-4 पॉइंट अलग से हैं, बाकी वो जो 4 एलिनेशन के अंदर सब कल्चर है वो मेजर है। तो इनको एलिनेशन स्पेसिफिक टॉपिक ना लिख के अलग से 4 पॉइंट लिख दें, वो ठीक रहेगा ताकि हाँ, एलिनेशन को एक पार्ट दिखा दो उसका, उसके अलावा दिखा दो जो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी क्रिएट हो गई है, उसके कारण जो काम की असली वैल्यू है, जो कम्युनिटी फेटिशिज्म मैंने बताया, वो हो रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंट डायमेंशन दिखा दो, चीज़ तो वही है, लेकिन हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाने हैं उसके। ठीक है? ओके सर। अगर आप देखो, अब आप जितने भी आंसर देख रहे हो आज, सबने वही लिखा है ना, 4 पॉइंट प्रोडक्ट, प्रोसेस, सेल्फ। तो आप उसके लिए सोचो जो एक इवैल्यूएटर है, उसको अगर अलग चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन चीज़ ऐसी मिलेगी जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो क्या वो आपके आंसर को वैल्यू करेगा या नहीं करेगा? अब आप खुद आपने सामने 10 आंसर देख रहे हैं रोज, और लेकिन वो एक बंदा है जो 50 से 60 कॉपियां देखता है अपने पूरे साइकिल में, और लेकिन उसके पैसा मिलता है 250-300 रुपए। लिटरली ये फैक्ट है कि यूपीएससी का जो इवेल्युएटर होता है उसे एक कॉपी का 250-300 रुपए ही मिलता है। वो क्यों आपके आंसर को, क्यों आपकी कॉपी को वैल्यू करेगा? उसके आप कोई नहीं लगते हो। हम तो फिर भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कौन है आप। और जो कोचिंग वाले होते हैं उन्हें मिलते हैं 800 से 900 रुपए एक कॉपी के, और फिर भी वो क्या एफर्ट लगाते हैं। और जिसको 250-300 रुपए मिल रहा है वो क्या सोच के आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा? बहुत ही ब्रूटल तरीके से कॉपी चेक होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने स्ट्रक्चर पे, अपनी राइटिंग पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है अगर स्टैंड आउट करना है तो। समझ पा रहे हैं? ओके सर। ठीक है, अभी और किसी का कोई डाउट आज? हेलो सर। हाँ रिया बताओ। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि मुझे तो 2024 में अटेम्प्ट देना है सर, तो मुझे मतलब कैसा अप्रोच रखना चाहिए सोशियो के लिए? एक्चुअली बहुत कम मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हैं। एक्चुअली बुक से ही मैंने पढ़ाई किया, वही एक ही बुक था मेरे पास, और कुछ मतलब कोई बताने वाला भी नहीं था कैसे पढ़ें क्या करें। तो उसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं अभी। एक तो आइडिया हमारे दिमाग में ये आया था अभी कि हम सोशियोलॉजी के सिलेबस को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें। कि हमने एक बार थिंकर्स को सारा पढ़ लिया, एक थिंकर्स के कंसेप्ट क्लासेस ले ली, और आपके पेपर 1 पेपर 2 के थिंकर्स को एक बार में ख़त्म कर दिया। फिर हम उस पे आंसर लिखेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से। देन सेकंड पार्ट में हम वो चैप्टर्स करेंगे जो स्टैटिक है, जैसे कि पेपर 1 का 1, 2, 3, ऐसे ही पेपर 2 का कुछ पार्ट है जो स्टैटिक है, वो पार्ट कवर करेंगे। और तीसरे चौथे पार्ट में हम जो डायनामिक चीज़ें हैं, पेपर 1 में चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8 ऐसे हुआ, सोशल चेंज वाला हुआ, पेपर 2 के ऐसे। तो ऐसे 3-4 पार्ट में डिवाइड करके आने वाले 5 से 6 महीने में हम आपका सोशियोलॉजी का पूरा कोर्स, कंसेप्ट क्लियर, साथ ही साथ आपको आंसर लिखना पूरा सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ डिवाइस करके आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और 23 वालों के लिए जो यही है कि आप लोग टेस्ट लिखिए। हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे खुद की, लेकिन आपको कहीं और से बाहर से लिखना है, हाफ लेंथ, फुल लेंथ, तो आप कभी भी हमसे इवेलुएट करवा सकते हैं लिख के।
ठीक है, तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू।